Hello friends, what's up? I'm doing good and I hope that you all are doing perfectly well. So today we are going to start with chapter 8. Module 1 जिसने भी complete किया है, तो first of all let me tell you कि आप already 75% of the portion cover कर चुके हैं. सिर्फ 25% पोर्शन बचा है जो अब हमें कवर करना है. ठीक है, 75 पोर्शन कवर करने का मतलब है कि आप इजीली उसमें से स्पॉम तो क्लियर होगा ही होगा, एंड जिस क्वालिटी में हमने कवर किया है ना, उस क्वालिटी में अपन के बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब 60+ तो आप एज्यूम कर ही लिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल 1 कवर किया है. तो अब हम जब मॉड्यूल 2 भी कवर कर लेंगे तो हमारा 100% ऑलिस्टिक ICI मटेरियल का कवरेज हो जाएगा. एंड उसके अलावा अपन प्रैक्टिस सेशन भी कर रहे हैं. प्रैक्टिस सेशन में तो इतने कमाल के रिव्यूज़ आ रहे हैं, एंड यू नो कि अगर हमने वो सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करीब अब तक के 100 क्वेश्चंस कवर करवा दिए, एंड अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 MCQs कर लिए अपन ने. इतना सब करने के बाद अगर अपन ये सेट बी में 70+ नहीं लाते हैं तो फिर कौन लाएगा? सीधी सी बात है. ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ओके, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. देखो SCMP जब पहले इन अर्लियर ओल्ड कोर्स अर्लियर व्हेन इट वाज SCMP, तो उसमें भी इससे मिलता जुलता काफ़ी क्वेश्चन था, बट चैप्टर था, बट इसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई एडिशन नहीं हुआ है. ठीक है, बस थोड़ा सा एडिशन हुआ है, वो अपन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह हम इस बार भी चैप्टर ओवरव्यू लेंगे पहले, एंड देन वी विल गो विद द चैप्टर. You all are with me. Page number 8.2, chapter overview. Let's start. Strategic performance management. Okay, हम यहाँ क्या करेंगे? परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे. स्ट्रैटेजिक का क्या मतलब होता है? स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है इन अ वेरी डिसेंट वे, इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे we will manage the performance of the entity, will measure the performance. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है? रोल इन बिजनेस इंटीग्रेशन. बिजनेस इंटीग्रेशन में क्या रोल है? इसके दो पार्ट्स हैं, वैल्यू चेन एंड मैककिन्से. देन बिहेवियरल एक्सपेक्ट. बिहेवियरल एक्सपेक्ट में अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट स्टाइल पर बात करेंगे. देन प्रेडिक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलर. इसमें क्वांटिटेटिव मॉडल एंड क्वालिटेटिव मॉडल दोनों हम पढ़ेंगे. ठीक है. देन स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस इश्यूज इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर. उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, अगर आपका कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे. देन इट टॉक्स अबाउट परफॉर्मेंस मेजरमेंट. परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे? एक स्ट्रैटेजी के थ्रू, एंड उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा? स्ट्रक्चर, कल्चर और स्ट्रैटेजी के ऊपर. ओके, सो दिस इज द होलिस्टिक इंटायर चैप्टर ओवरव्यू of chapter number 8. Let's move forward. Okay, performance management and its link to strategy. अब सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो इंस्टीट्यूट ने क्या कहा? इंस्टीट्यूट ने कहा पहले आप ये तो समझो कि स्ट्रैटेजी क्या है. इसलिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर स्ट्रैटेजी डाला. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? ठीक है, देखो इसमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है. सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ उतना आप सिर्फ समझ लो, एंड जो मैं अंडरलाइन करा रही हूँ बट उतना पोर्शन अंडरलाइन करके आगे निकल जाओ, क्योंकि हम स्टडी मटेरियल को पूरा कवर करने वाले हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके सेट बी के MCQ पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं कवर करवाऊँगी, क्योंकि हम पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे. ओके, तो what is strategy? Strategy is linked with the organization and it is seen from the perspective of business. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रैटेजी डिटर्मिन करते हैं? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस. ओके,
ये एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है, 2-4 वो इंस्टीट्यूट अलग से ऑप्शन बना लेगा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ द CEO CFO। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न आएगा, आप क्या बोलोगे, आपको कहोगे कि या तो स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से बनेगी या CEO CFO के। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रैटेजी इज टू बी मेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बननी है। ओके, इसको मार्क कर लो, आगे चलते हैं। पीटर एफ ड्रकर की एक डेफिनेशन दी हुई है, मैं बता दूं एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने कुछ वर्ड इसके बोल्ड किए हुए हैं, हाईलाइटेड किए हुए हैं, मैं वो वर्ड आपको भी पढ़ाना चाहती हूँ। Pattern of activities that seeks to achieve the objective in the organization and adapt its scope, resources and operation to environmental change in the long term. इस strategy कौन कह रहा है? Peter F. Drucker, he is a scholar and he is saying this lines about the strategy जो long term पे हमारे sustainability पे, हमारे scope, resources and operation पे इफ़ेक्ट करे, उसको हम strategy कहते हैं, ऐसा कहना है Peter F. Drucker का। The next definition is given by मिशेल पोर्टर, हमारे दादाजी। वो क्या बोलते हैं? इट्स ए कॉम्पिटिटिव पोजीशन डेलिबरेटली चूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डिलीवर अ यूनिक मिक्स ऑफ वैल्यू। हम अपनी यूनिक वैल्यूज़ जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी हैं उसकी एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बनाते हैं। सेट ऑफ एक्टिविटी के थ्रू जो डेलिबरेट चॉइस करते हैं, उस डेलिबरेटली चॉइस को कहते हैं स्ट्रैटेजी। और ये डेलिबरेट चॉइस करते क्यों है? टू गेन अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन, टू गेन ए कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी। ओके, बस इतना ही पढ़ना है एंड आगे निकल जाना है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है श्रिंकफ्लेशन। ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? ये वर्ड हमने पढ़ा था प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर, चैप्टर 7। डू यू रिमेंबर? अरे बोलो ना, याद है ये सबको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट। Shrinkflation, a form of inflation that consists of reduction of a product sale while maintaining the retail price। ठीक है, इसमें आप उस चैप्टर में जाकर इसको फिर से देखना, ये मैंने वहाँ पर मार्क करवाया। अब चूँकि ये एक अलग सा वर्ड दिखता है, सो मे बी इंस्टीट्यूट इस पर MCQ फॉर्म किए हो सकता है, एंड अगर फॉर्म किया हो सकता है तो किसी न किसी के पेपर में तो अपेयर होगा ही, है ना? सो दिस इज श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? जहाँ पर रिडक्शन होता है प्रोडक्ट साइज का वाइल मेंटेनिंग रिटेल प्राइस सेम रहते हैं, और प्रोडक्ट साइज का रिडक्शन होता है। द सिचुएशन इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। अनदर थिंग इज दैट व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी पढ़ लिया ना, स्ट्रैटेजी पढ़ा ना अभी। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? दिस इज अ स्ट्रैटेजी। दो लोगों ने बात किया, एक हमारे दादाजी एंड एक हमारे पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, दो लोगों ने बोला, जो हमारे प्रैक्टिस सेशन लेते हैं एंड कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं उनको पता है हम मिशेल ई पोर्टर को प्यार से दादाजी कहते हैं। ओके, क्योंकि वो काफ़ी जगह पर हमें गाइड करते हैं ना, तो दादाजी गाइड करते हैं ना, सो दैट पर्सन बिकम्स दादाजी फॉर अस। एंड तो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी। अब अगली हमारी जो लाइन है वो क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? अब इंस्टीट्यूट हमें ये पढ़ाना चाहता है। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच डील्स विद, किससे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक ब्रांच है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लेकिन ये डील किससे करती है? इट डिटरमिन एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेट्रा, एंड इट एस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीन्स होता है एक सेंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई मतलब ऐसे अलग से एक कोई शॉप या सेंटर बनाया हुआ नहीं होता है। इट्स सेंटर मीन्स अ वर्क, एक ऐसा काम जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिन होती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिन होती है? डिफरेंट मैनेजर्स की। ओके, डिफरेंट मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिन होती है उस पर्टिकुलर
task of determining the responsibility is known as responsibility center. Another thing is that establishing a performance measurement system and fixing the yardstick. Yardstick का मतलब होता है benchmark. benchmark भी हम कैसे बनाते हैं? बेंचमार्क भी हम बनाते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू. जब तक हम परफॉर्मेंस इवेलुएट नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेज नहीं करेंगे, तो हम अगला टारगेट सेट कैसे करेंगे? सो इट इज़ द वन ऑफ द थिंग, it is one of the most important thing that performance management does. Performance evaluation rather say. These two terms are different, but कई जगह पर इंस्टीट्यूट ने इंटरचेंजेबली यूज़ किया है. ठीक है, हम भी इतना कोई इसके इन डेप्थ नहीं जाते, हम भी उसको ऐसे यूज़ करेंगे जैसे इंस्टीट्यूट कर रहा है. ठीक है. देन रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस पीरियोडिकली एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स वेयर परफॉर्मेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. जहाँ पर परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली किसका है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट का. ठीक है, इसमें क्या बोलता है? इंस्टीट्यूट कह रहा है दैट हम करेक्टिव एक्शन लेंगे. कब लेंगे? जब हमें लगेगा कि हमारी परफॉर्मेंस इवेलुएटेड परफॉर्मेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. जो परफॉर्मेंस हमने इवेलुएट करी है, जब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेंगे. दिस इज़ द इंटायर थिंग विच कवर अंडर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. देखो याद करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, बट आप आना पूरा चाहिए. In simple word, performance management system helps an organization in measuring how well it is performing against its goals and objective. आप अपने goals and objective के कितने करीब आ चुके हैं. It is the motto of performance management system. Performance management ये बताता है कि आपके जो टारगेट सेट हुए थे, आप उसके कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं, कितने पास हैं अपने गोल के. This is the performance management, how effectively you are able to get or capture your goal. This is the main objective performance measurement and identifies areas where performance can be improved in order to help the organization achieve those goals and objective. Performance improve होती है, कैसे improve होती है? To help the organization achieve those goals and objective. Okay. Then the next point is interlinking. इंटरलिंकिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी. यहाँ पे देखो, सिर्फ मैं आपको दो छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगी एंड उसे आप मार्क कर लेना. यहाँ पर बोला है, एक बोला है CSF. CFS का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. एंड ये बोला है एक KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो कई जगह पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इंटरचेंजेबली यूज़ किया है, बट ये इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होते हैं. ये भी इसी बुक में लिखा है. ठीक है, ICI मटेरियल में खुद ही ये लिखा है कि ये इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होने चाहिए, बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने किया. हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको फुल फॉर्म आने ही चाहिए. इसको अभी याद करो. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. Then the effectiveness of strategy depend upon the efficiency of strategic planning and control. It is earlier, as stated earlier, effectiveness of strategy depend upon the efficiency of strategic planning and control. जितनी अच्छी, जितनी टफ आपकी प्लानिंग होगी, जितनी डिसिप्लिन आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे, उतना ही इफेक्टिवनेस आपकी स्ट्रैटेजी की होगी. ठीक है, दिस इज ऑल. यू कैन ऑल्सो थिंक कि जितना आप अच्छे से प्लान करोगे अपने स्टडी को एंड उस स्टडी को एग्जीक्यूट करोगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. ये वही लिखा है. ठीक है, बस अब इसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ में, इनफैक्ट पूरे पेज में कुछ पढ़ने को नहीं है. एक और चीज़ है, यस, एक और चीज़. यहाँ पर देखो स्मार्ट. यहाँ पर स्मार्ट का मतलब क्या है? ये ICI ने नहीं बताया, ये तो ये क्रॉस एंड लिंच ने बताया. F क्रॉस एंड R एंड लिंच. आपको याद नहीं करना. अगर देखो स्मार्ट का जो यहाँ पर मतलब है, ये मतलब आपको सिर्फ तब लिखना है जब ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा जाए कि क्रॉस एंड लिंच ने क्या कहा है स्मार्ट को, तब आपको ये आंसर लिखना है. क्या लिखना है? स्ट्रैटेजिक मेजरमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, स्मार्ट.
इसको भी मार्क कर लो, ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजिक मेजरमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, स्ट्रैटेजिक मेजरमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, स्ट्रैटेजिक मेजरमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक। याद हुआ? नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करो, याद करो, फिर आगे बढ़ो। ओके, तो इसमें होता क्या है, इट्स अ 4 level hierarchy applied in the framework. That's it about this para, this whole para. Another thing is that, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड की बात की है। बैलेंस स्कोर कार्ड अपन चैप्टर 9 में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बस ऐसे इन्होंने 4 पैरामीटर्स देकर छोड़ दिया है, एंड हम इसको वहीं पर कवर करेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड एंड परफॉर्मेंस पिरामिड। देन importance of interlinking of performance management and strategy multifold under modern and dynamic business environment. What is about it? Historically, performance management intended to focus on either people management or performance monitoring. या तो आप people management करते थे यानी कि performance appraisal, या तो फिर आप performance monitoring करते थे, मतलब कि reporting on key performance indicator KPI की reporting करते थे। ये 2 चीज़ आप करते थे। बट अभी क्या हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव। बार बार इंस्टीट्यूट ये वर्ड लाता है दैट बिजनेस इन्वायरमेंट बिकम्स डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव एंड इट इज़ रेलेवेंट एंड रिलायबल इट प्रोवाइड रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये कैसे, ये क्या करता है, It provide relevant and reliable information to support a strategic decision, planning and control. ठीक है, देखो डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन गया है एंड इट प्रोवाइड रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट, जो भी आपने डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल किया है उस पर एक रिलायबल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। देखो एक हमने स्ट्रैटेजी बनाई, ओके, इसको बहुत मतलब लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। स्ट्रैटेजी बनाई, अब हमने उसको स्ट्रैटेजी को जो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल था उसको रिव्यू किया, ठीक है, रिव्यू किया। अब उसमें जो भी मुझे करेक्टिव एक्शन लेना होगा, जो भी हमें उस पर एक डिसीज़न लेंगे, तो हमने वो करेक्टिव एक्शन लिया। इनफैक्ट इट शुड बी लाइक दिस, ओके, हमने उस पर एक करेक्टिव एक्शन लिया। जब हमने उस पर करेक्टिव एक्शन लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब एक डिसीज़न लिया हमने, एक स्ट्रैटेजी बनाई, देन हमने प्लानिंग की, उसको रिव्यू किया, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, देन हमने उस पर करेक्टिव एक्शन लिया, मतलब कि कंट्रोल लगाया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज़ गोइंग, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग बनाई, उसको रिव्यू किया मतलब मॉनिटर किया, देन करेक्टिव एक्शन लिया मतलब कंट्रोल किया, ओके। दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, गॉट इट। देन रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन बिजनेस इंटीग्रेशन यूजिंग मॉडल सच एज, 2 मॉडल यूज़ करेंगे हम बिजनेस इंटीग्रेशन के लिए, वैल्यू चेन एंड मैककिन्से। मैककिन्से सुन के तो मुझे मैकडी का बर्गर याद आ रहा है। नहीं, मैकडी का बर्गर नहीं याद करना, मैककिन्से ही याद करना है, ठीक है। अब कोई बोले कि मुझे तो मैकबुक याद आ रहा है, नहीं, वापस आओ, हम हैं SCPM पे, हमें क्या याद करना है, मैककिन्से कह रहा है हमें 7S याद करने हैं, मैकडी या मैकबुक नहीं याद करना, ओके। What is बिजनेस इंटीग्रेशन? यहाँ पर बोला है बिजनेस स्ट्रक्चर क्या हो, बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है देखो इसको आप पेंडिंग मार्क करो, बिजनेस स्ट्रक्चर मैं आगे जाकर बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है, इसलिए अभी मैं इस लाइन को तो नहीं छू रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको छूँगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बिजनेस इंटीग्रेशन पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बिजनेस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। छोटा छोटा यहीं पर शॉर्ट में लिख लो, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ नोन एज बिजनेस इंटीग्रेशन।
Business objective can be achieved through effective implementation of strategy by bringing all aspect of business into alignment. ये इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि अगर हमारे सारे बिजनेस एक्टिविटी एक साथ अलाइन हो गए, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव में अलाइन हो गए, तो इस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इंटीग्रेशन। और अलाइन करते क्यों हैं? टू to ensure effective implementation of strategy. Okay, another point, value chain analysis. अब देखो यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस हमें किसने दिया था? दादाजी ने। कौन है हमारे दादाजी? पोर्टर जी। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल भी पढ़ा था, पोर्टर्स वैल्यू चेन भी पढ़ा था। तो वैल्यू चेन हमें किसने दिया था? पोर्टर ने। एंड ये हमने वैल्यू चेन बहुत ही इन डेप्थ चैप्टर 1 में कवर किया हुआ है। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़। 5 प्राइमरी क्या थे? इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस। 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या थी? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रिक्योरमेंट। ये सारा कुछ हमने कवर किया हुआ था वैल्यू चेन के अंदर चैप्टर 1 में। अगर आपको नहीं आता तो आप जाके चैप्टर 1 की वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको ये कवर हो जाएगा। तो हम वैल्यू चेन एनालिसिस यहाँ पर कवर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग आवर टाइम। दोबारा से उसको कवर नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना है आप इजीली चैप्टर 1 में जाकर उसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बोल रहा है लिंकेज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और जहाँ तक मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, अगर आप चैप्टर 8 देखने आए हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच चैप्टर 1, है ना? अदरवाइज अगर आपने देखो, जो मॉड्यूल 1 है वो 75% पोर्शन कवर करता है, मॉड्यूल 2 है वो 25% पोर्शन कवर करता है। अगर आप मॉड्यूल 1 को छोड़कर मॉड्यूल 2 करने आए हो तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, मॉड्यूल 1 करना ही करना होगा। पहले मॉड्यूल 1 कवर करो, देन यू हैव टू गो विद द मॉड्यूल 2। ओके, लेट्स कम back to the linkage of value chain analysis and performance management. What it says? It says identify value driver activities and linkage among different activities. Value driver activities and different activities के बीच में क्या लिंकेज है वो पता लगाओ। वैल्यू चेन एनालिसिस कह रहा है क्यों पता लगाओ? क्योंकि हमें पता करना है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे वैल्यूज़ पर, हमारे बिजनेस की क्वालिटी पर, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पर, हमारे प्रोसेस की वैल्यूज़ पर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये कौन बताएगा? वैल्यू चेन एनालिसिस। सिंपल। अनदर थिंग इज दैट बिजनेस इंटीग्रेशन। बिजनेस इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? बिजनेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर इंटीग्रेटेड। कैसे? पॉट्स से, POTS, पॉट्स। पॉट्स का मतलब क्या हुआ? पॉट्स यहाँ पर लिख लो शॉर्ट में। ओके, POTS, पॉट्स। मतलब देखो, अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ रिमेंबर करने। बिजनेस इंटीग्रेशन मतलब कि सारी एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना। ओके, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड द परचेजिंग एंड जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना। मतलब सारी एक्टिविटीज़ को उठा के एक पॉट में रख देना, उसको कहते हैं बिजनेस इंटीग्रेशन। सारी एक्टिविटीज़ को उठा के एक पॉट में रख देना, एक साथ इंटीग्रेट कर देना, उसको कहते हैं बिजनेस इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखोगे। अब पॉट का मतलब क्या होता है? पॉट्स का मतलब होता है पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। पढ़ो मेरे साथ, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। पीपल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। पीपल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। पॉट्स को पीपल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। पॉट्स, पीपल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। ओके, सारे बिजनेस फंक्शन को एक पॉट में रखना कहते हैं, एक पॉट में रखने को कहते हैं बिजनेस इंटीग्रेशन। सारी एक्टिविटीज़ को एक पॉट में रखने को कहते हैं बिजनेस इंटीग्रेशन। पॉट्स का क्या मतलब होता है? पीपल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी। पीपल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, इसलिए मैं आपको याद करा रही हूँ।
एंड इसको अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ तो इसको वीडियो पॉज करो, इसको याद करो और नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि मैंने याद कर लिया है, एंड तब आगे बढ़ो। ओके, देखो मैं इसलिए कह रही हूँ कमेंट्स में लिखने को, अगर आप ये पॉज कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो चीज़ हम पढ़कर आगे निकलते हैं वो चीज़ कम रिटेन होती, बट जो चीज़ हम लिख देते हैं ना तो वो चीज़ हमें ज़्यादा रिटेन होती। नीचे लिखो पॉड्स, पीपल ऑपरेशन स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी, पीपल ऑपरेशन स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी, हमने पॉड्स बनाया था ना एक्रोनिम, यस। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अब परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है? बेटर इंटीग्रेशन लीड्स टू मोर वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर। अगर हम एक बेटर बिजनेस इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स अलाइनमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन ए सिंगल पॉट। ओके, याद रखने के लिए बार बार बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इस पर एमसीक्यू बना हुआ है ऑलरेडी इनफैक्ट। तो यहाँ पर क्या, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो हमने एक्टिविटीज़ अलाइन करी, हमारी सारी एक्टिविटीज़ अलाइन है, तो हमारी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी इम्प्रूव होगी, जो प्रोडक्शन सर्विस है वो भी इम्प्रूव होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव होगी, हमारा सेल्स डीलिंग भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड है। सारे बिजनेस के जो फंक्शंस हैं वो आइसोलेशन में नहीं भाग रहे हैं, वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में, एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी जो बिज़नेस की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दीज थ्री आर इंटरलिंक्ड। एक देखो एमसीक्यू ये भी बन सकता है, वैल्यू चेन एनालिसिस, बिजनेस इंटीग्रेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आर इंटरलिंक्ड। ऑप्शन नंबर 1, दिस statement is correct. Option number 2, this statement is partially correct. Option number 3, this statement is incorrect. Option number D, none of above. तो आप क्या लेंगे? Option number 1, this is fully correct. Okay, this statement is correct, that these three activities are interlinked. Another thing is ये हमने strategies, operation, these are very kind of very simple and बेसिक टर्म्स, एंड ये एग्ज़ाम में भी नहीं पूछेगा, इतना इजी पेपर नहीं बनाने वाला। इंस्टीट्यूट मैकिन्से, मैकबुक नहीं, मैकडी का बर्गर भी नहीं, मैकिन्से क्या कहते हैं? 7S, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने काफ़ी एमसीक्यू बनाए हुए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैकिन्से 7S, मैकिन्से के 7S सब सिस्टम, इट्स ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्ट। अब आप बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर लिखो छोटा सा, ग्रुप ऑफ स्टार्स लाइक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिलेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ स्टार लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो कि इन्होंने एक ऐसा जो टेक्निक बनाया, इट लुक्स लाइक ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स। जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं उसको एक कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ओके, एंड इंटरकनेक्टेड पॉइंट कैसे? एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये ऐसे पॉइंट है, तो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, देन ये इससे कनेक्ट है, देन ये इससे कनेक्ट है, and all these are interconnected. Okay, this is called a star like structure. Okay, that influence an organization ability to change in order to attain the objective. जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को चेंज करता है, किस लिए चेंज करता है? टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। दैट इन्फ्लुएंस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अटेन करना। क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। यस, अपने टारगेट मीट करना, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ इन टोटो रहना, मतलब इन उसको क्या बोलते हैं,
पारी पासु मतलब इन रैंक, इन इक्वल रैंकिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आइसोलेशन में नहीं जाना. दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द obviously long term sustainability, and also wealth is also a factor for that undoubtedly. Then McKinsey क्या बोलते हैं? It's a consulting framework that guide the organization to assist in organization change, implementation of a new strategy, understanding the weakness पता लगाएंगे, then moreover to understand how its subsystem are interconnected and influence each other. किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. दिस इज़ द कंसल्टिंग फ्रेमवर्क. इसको आप हाईलाइट करो. कंसल्टिंग फ्रेमवर्क, ये एक कंसल्टिंग फ्रेमवर्क है जो किस लिए गाइड करता है? ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के ऊपर गाइड करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी पर गाइड करता है, ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में गाइड करता है, एंड how its subsystems are interconnected and influence in each other. This is also a determining factor of 7S. Since subsystems are interconnected, change in one element में, एक एलिमेंट में चेंज करो तो उसका repercussions सब पर जाएगा. repercussions का क्या मतलब होता है? repercussions का मतलब होता है, in a very lay term I am saying that it is an अनइंटेंडेड इवेंट. अनइंटेंडेड मतलब कोई ऐसा इवेंट होगा जो हमने सोचा नहीं था पहले से. चेंज इन वन एलिमेंट विल हैव रिपरकशंस ऑन अदर्स टू. ओके, अगर देखो यहाँ पर इन्होंने ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है आपको. अब देखो मैं आपको कलर चेंज कर करके दिखाती हूँ. स्किल से the skill is connected with strategy, skill is connected with structure, skill is connected with this super coordinated goal, strategy is connected with staff, strategy is connected with style. strategy सबसे connect हो गई. another thing is that this was a skill actually. skill सबसे connect हो गई. then strategy की बारी. strategy is connected with style, strategy is connected with super coordinated goals, strategy is connected with system, and strategy is connected with structure. अब strategy connect हो गई. then structure की बारी. structure is connected with system, structure is connected with staff, structure is connected with shared vision, and structure is also connected with strategy. now it's turn for system. system क्या बोले? system is connected with structure, system connected with staff, system is connected with super oriented goals, and system is connected with strategy. दिख रहा है ना? then same goes with staff and same goes with style. सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. तो किसी भी एक में जैसे स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ तो वो चेंज सब पर जाएगा. स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी, स्किल भी चेंज होगा, स्टाइल भी चेंज होगा, स्टाफ एंड सिस्टम सब चेंज होगा. इस लाइन का यही मतलब है कि अगर एक चेंज इन वन एलिमेंट विद हैव रिपरकशंस ऑन अदर्स. आप एक एलिमेंट में चेंज करोगे, सबके ऊपर उसका इफेक्ट जाने वाला है, सब उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं क्योंकि सब उससे इंटरकनेक्टेड है, सबके ऊपर इसका इफेक्ट जाएगा. दिस इज द मैककिंसे 7S मॉडल. ओके, देन द अदर थिंग देखो यहाँ पर लिखा भी है, कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म ए पैटर्न एंड हैज ए नेम. एक उनका पैटर्न होता है जिसका एक पर्टिकुलर नेम है. इन्होंने क्या नेम दिया है? मैककिंसे 7S फ्रेमवर्क. ओके, 7S मॉडल कंसिडर ऑल एरियाज इक्वली इम्पॉर्टेंट. हर एक एरियाज को इक्वल वेटेज देता है, बट शेयर वैल्यू अपोजिशन इन द सेंटर to indicate that the organization values are central to each element. इन्होंने देखो यहाँ पर ये जो शेयर वैल्यू गोल्स बनाए हैं इसको सेंट्रल में रखा है. बाकी सब तो एक्सट्रीम साइड है, बट इट इज़ इन सेंटर. क्यों? क्योंकि हमारे जो शेयर्ड गोल्स हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ सेंट्रल टू ऑल द एलिमेंट्स, ऑल अदर 6S. ये 7th S is central to all other 6S. ओके, मैककिंसे ने यह बोला.
देन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, उस ट्रिक से आप ये 7S को हमेशा के लिए याद रखोगे, ठीक है? और याद भी रखना है। मैंने बहुत, देखो जब से मैंने टीचिंग आपकी स्टार्ट की है SCPM की, तब से मैंने आपको बहुत कम चीज़ें बताई हैं जो याद करनी है, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, बट इसको मैं बता रही हूँ कि इसको याद करना है और पूरे अच्छे से याद करना है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? हार्ड एच, हार्ड एस, ठीक है? हार्ड एस इज स्ट्रैटेजी। अभी इसको बस ऐसे छोटा छोटा सा लिख लो। स्ट्रैटेजी इज हार्ड एस, एच बना लो। स्ट्रक्चर इज हार्ड एस, सिस्टम इज हार्ड एच, हार्ड एस, okay? Then let me change the color. Now it is about skill. Skill is soft, style is soft, and the staff are soft. Then super oriented goals and shared vision are soft. ये soft and hard क्या है अभी बताते हैं, लेकिन hard and soft को याद कर लो, ठीक है? ये हो गया आपका hard वाला पोर्शन। वेट, ये हो गया आपका हार्ड वाला पोर्शन एंड ये हो गया आपका सॉफ्ट वाला पोर्शन। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लो। स्ट्रैटेजी, सॉरी ये हार्ड वाले से ये तो निकल गया। ये स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम हार्ड हो गया, एंड ये सुपर शेयर्ड गोल्स, स्टाफ, स्टाइल, स्किल्स, ये सब हो गया आपका सॉफ्ट। ओके, सबसे पहले इसको याद कैसे करना है, ये हार्ड सॉफ्ट को याद कैसे करें। तो अब देखो, इसके लिए जो मैंने टिप बताई है, टिप बनाया है, वो क्या है? सिस्टम में रहकर स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी से हम काम करेंगे। सिस्टम में रहकर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी से हम काम करेंगे। हमें सिस्टम में रहना है, सिस्टम में रहकर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा ना। तो सिस्टम में रहकर हम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी से काम करने वाले। कैसे काम करेंगे? स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी से। इसको यहाँ पर छोटा छोटा सा लिख लो, ऐसे एरो बनाओ एंड यहाँ पर छोटा छोटा सा लिखो। सिस्टम में रहकर हम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी से, सिस्टम में रहकर हम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। ओके, ये हो गया हार्ड एज। अब सॉफ्ट एज क्या है? सॉफ्ट एज के लिए जो टिप है वो है, मेरा स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है ना कि स्किल में वो सुपर ओरिएंटेड गोल शेयर करता है। मेरा स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है कि स्किल में तो ना वो सुपर ओरिएंटेड गोल शेयर करता है। मतलब इतने टैलेंटेड स्टाफ है मेरे पास। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है कि स्किल में वो सुपर कोऑर्डिनेटेड विजन शेयर करता है। मेरा स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है कि वो स्किल में तो इतना, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। स्टाफ, स्टाइल, स्किल एंड सुपर ओरिएंटेड गोल्स, सुपर ऑर्डिनेटेड गोल्स। स्टाफ, स्टाइल, स्किल एंड सुपर ऑर्डिनेटेड गोल। मेरा स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है, मेरा स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है कि स्किल में तो वो सुपर ऑर्डिनेट गोल शेयर करता है। एंड यहाँ पर क्या था? हम इस सिस्टम में रहकर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे। हम सिस्टम में रहकर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपके बचे हुए 4S: स्टाफ, स्टाइल, स्किल एंड सुपर ओरिएंटेड गोल्स, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स मतलब शेयर्ड विजन, इसी को शेयर्ड विजन भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल 7S। अब ये हार्ड सॉफ्ट का क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, हार्ड एलिमेंट्स आर इजिली क्वान्टिफाइड एंड डिफाइंड। हार्ड एलिमेंट वो होते हैं जो हमें हार्डली ना दिखें, जो हमें बहुत आसानी से दिख जाए, उसको कहते हैं हार्ड एलिमेंट। मतलब कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, मेरे एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा। कोई स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर बहुत तरह के होते हैं, ठीक है? तो हम इसको जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हमें स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। तो कोई भी स्ट्रैटेजी हमें सामने दिखेगी, स्ट्रक्चर हमें सामने दिखेगा,
सिस्टम होगा, जिस सिस्टम पर वह हम वर्क करेंगे वो भी हमें सामने दिखेगा, ठीक है। सो दीज आर हार्ड एरियाज, हार्ड एलिमेंट आर easily quantified and defined. Hard elements are easily quantified and defined. These are called hard elements. Okay, strategy, structure and system. Hard element, strategy, structure and system. सिस्टम में रहकर हम एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे तो क्या होता है, हार्ड एस। अब सॉफ्ट एरियाज क्या होते हैं, सॉफ्ट एरियाज होते हैं स्टाइल, स्टाफ, स्किल एंड शेयर्ड वैल्यूज। स्टाइल, स्टाफ, स्किल एंड शेयर्ड वैल्यूज, इसके क्या मतलब होता है, इट मीन्स यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने इतना अच्छा कल्चर बनाया है कि हम सॉफ्ट एरियाज हमारे बहुत अच्छे होंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन का जितना अच्छा कल्चर होगा उसके सॉफ्ट एरियाज उतने अच्छे होंगे। मतलब अगर उसका स्टाफ एक, क्या मैंने बताया था, स्टाफ इतने स्टाइल में काम करेगा कि वो अपने स्किल से शेयर्ड वैल्यू शेयर करेगा, मतलब सुपर ऑर्डिनेट गोल शेयर करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वो हमारा स्टाफ मल्टी टैलेंटेड है, उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स तो कूट के बनी है। ये एक सॉफ्ट एरिया होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या क्या होता है, हमने जिस वे में पढ़ता वैसे ही पढ़ेंगे। हमारा स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है कि वो अपनी स्किल से सुपर ऑर्डिनेट गोल शेयर करता है, ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज़ को ही सुपर ऑर्डिनेट गोल्स कहते हैं। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स से शेयर्ड वैल्यूज़ को कहते हैं, मतलब शेयर विज़न सारे एम्प्लॉयज़ का एक है, ये उसके सॉफ्ट स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। सो दीज आर एलिमेंट ऑफ 7S। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3S पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है, फुल प्रूफ प्लान को स्ट्रैटेजी कहते हैं। ओके, प्लान टू अचीव इट्स गोल विद एन अवेलेबल सेट ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट एंड आगे बढ़ो, ठीक है। साउंड स्ट्रैटेजी क्या होती, क्लियरली आर्टिकुलेट, जो बहुत ही एक क्लियर वे में लोगों को आर्टिकुलेट कर दी जाए, मतलब लोगों को बता दी जाए बहुत ही सिंपल वे में, तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी होती है। तो साउंड स्ट्रैटेजी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं हम ये पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पर स्ट्रैटेजी काम करेगी तो फिर आए दिन आप स्ट्रैटेजी बनाते रहोगे, शॉर्ट टर्म 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, अगले 2 मिनट के लिए, तो ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दिस आर ऑल द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ स्ट्रैटेजी। देन हेल्प अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देगी तो स्ट्रैटेजी का मतलब ही क्या हो। देन रीइंफोर्स बाय द स्ट्रॉन्ग मिशन, स्ट्रॉन्ग मिशन से रीइंफोर्स होनी चाहिए। देन वैल्यूज, विजन एंड वैल्यूज ऑफ द स्ट्रैटेजी मस्ट बी very clear. This is a strategy and now it is a structure. What do you mean by structure? स्ट्रक्चर पर अब हम बात करेंगे। यहाँ पर दिया है ना, ओह यहाँ भी नहीं दिया है। स्ट्रक्चर को इन्होंने और अलग दूसरी ब्रॉड हेडिंग में कवर किया। आई डोंट फाइंड कि ये स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में है, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर चैप्टर 9 में होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा दिया हुआ, और मैं उसको वहीं पर कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट एक छोटी सी बात ये समझ लो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिस स्ट्रक्चर पर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, जैसे एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक CEO बैठा है एंड ढेर सारे फंक्शन उसके अंडर में कवर किए जा रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है डिसेंट्रलाइज, मतलब कि एक तो CEO तो हैगा, CEO, उसके अंदर में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, फिर उन मैनेजर के अंडर डिफरेंट फंक्शंस वर्क हो रहे हैं, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना तो सबको पता है, तो वही स्ट्रक्चर होता है। अभी इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा और एक्सपैंड करके उसको और ढेर सारे डिसेंट्रलाइज के डिफरेंट टाइप्स एंड वो सब कवर किया, तो वो भी हम भी पढ़ेंगे वो सब, ठीक है। व्हाट डज इट इंटेल्स इन व्हाई, इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और क्यों होता है। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। एस्टेब्लिश नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के बीच में बने। ग्रुप टुगेदर द टास्क रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वो एक साथ काम करने, सुटेबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप, एलोकेशन ऑफ सुटेबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जो एक पर्टिकुलर इंसान, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर टास्क के लिए फिट बैठता है, उसको वहीं पर एलोकेट कर दो। दिस इज़ द द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जबकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल आजकल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि होता क्या है, यू हर्ड द थिंग कि पीपल आर नॉट, चलो अच्छा छोड़ो, वो फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, छोड़ो, फिर कभी और बताऊंगी। देन एलोकेट अथॉरिटी टू द सुटेबल इंडिविजुअल और ग्रुप, एलोकेट स्ट्रैटेजी टू द सुटेबल इंडिविजुअल और ग्रुप। जो प्रॉपर सुटेबल इंडिविजुअल की और उसके ग्रुप की, जो पर्टिकुलर ग्रुप को पर्टिकुलर टास्क दिया है, उसकी अथॉरिटी भी अप्रोप्रिएटली एलोकेट होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये भी करता है। देन टू कोऑर्डिनेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेपरेट यूनिट, जो एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। देन इनेबल द फ्लो ऑफ वर्क, इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन सारा कैटेगराइजेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इट वन इज प्रोडक्शन मैनेजर, देन फाइनेंस एंड मार्केटिंग HR. Similarly, in footwear division, there is also a production manager, marketing, finance and HR manager. Okay. So, इन सारे एरियाज में डिवीज़न किसके बेसिस पर हुआ, कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर हुआ, डिवीज़न के बेसिस पर। वेयरएज इन लाइन स्ट्रक्चर डिवीज़न किसके बेसिस पर होता है, एक सिंपल हियरार्की होती है, जैसे प्रोडक्शन के नीचे वर्क मैनेजर होगा, उसके नीचे फोरमैन होगा, उसके नीचे सुपरवाइज़र एंड देन वर्कमैन, ठीक है। तो ये पूरी हियरार्की फॉलो करता है कौन, लाइन स्ट्रक्चर। देन फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फंक्शंस के बेसिस पर, मतलब सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, R&D एंड परचेजिंग, ये सारे फंक्शंस हैं। इन सारे फंक्शंस के बेसिस पर कैटेगराइजेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। गुड, आ गया आपको तो सब, है ना। देन डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर डिवीजन के बेसिस पर कैटेगराइजेशन होता है। देन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा एंटिटी स्पेसिफिक होता है। हर एक एंटिटी जैसे चाहे, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे चाहे वैसे अपनी मैट्रिक्स फॉर्म करके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसे हार्ड बोलते हैं हार्ड प्रोविज़न नहीं है, जैसे कि फंक्शनल में आपको फंक्शंस के बेसिस पर करना ही है, तभी आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पाओगे। और लाइन में आपको लाइन स्ट्रक्चर में प्रॉपर हायरार्की फॉलो करना ही है। सिमिलरली डिवीजन स्ट्रक्चर में आपको एक डिवीजन के बेसिस पर कैटेगराइजेशन करना ही पड़ेगा, बट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आप कैसे भी मैट्रिक्स फॉलो करो आपको चलता है, ओके। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट 3 आर इम्पॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योर भी, ये हमने एम्प्लॉय को सारे राइट्स दे दिए, फर्स्ट वन वॉज एंटरप्रेन्योर। देन यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पर दिया हुआ है, ये बोला कि वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि फंक्शनल मैनेजर है, उसके नीचे अंदर ढेर सारे स्टाफ कर दिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कोई भी स्टाफ कर रहा है, इसके कोई एसच कोई रेलेवेंस इतना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर। बट यहाँ पर बोला कि एक सिमिलर कैटेगरी के स्टाफ यहाँ पर बैठ कर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मांगते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि बहुत ही एंटिटी स्पेसिफिक होता है। देन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, और जहाँ पर कैटेगराइजेशन होता है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसके बेसिस पर हो रहा है, प्रोजेक्ट के बेसिस पर। देन नेटवर्क और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी एंटिटी स्पेसिफिक, ओके। यहाँ पर किस तरह का आप नेटवर्क, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ये सब कैसे भी आप अपना वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, तो इसको कहते हैं एंटिटी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हर एक एंटिटी का सेपरेट होता है। आप कैसे भी अपना नेटवर्क फॉर्म करो,
बस आपको उस पर कंट्रोल होना चाहिए एट द एंड। यस, देन सिस्टम। सिस्टम की बात करते हैं। अभी तुमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ये हम स्ट्रैटेजी पढ़ लिया, हार्ड एस पर है ना हम। यस, स्ट्रैटेजी पढ़ लिया, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब किस पे आए, अब हम आएंगे सिस्टम पे। सिस्टम, यस, सिस्टम पे आएंगे। देर आर प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक प्रॉपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो हो रहा है। देर आर सम प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द वर्क फ्लो इज अंडरटेकन बाय पीपल हु वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस जो प्रोसेस को डिसिप्लिन्ड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन प्रोसेस को हम सिस्टम बोलते हैं। ओके, दिस इज हैपन। देखो यहाँ पर आप जो वर्ड मार्क करो वो ये प्रोसेस अंडरटेकन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, हो गया, बस इतना ही था। देन हम आते हैं सॉफ्ट एस पे। हमारे एम्प्लॉयज़ इतना स्टाइल में काम करते हैं, हमारे स्टाफ इतना स्टाइल में काम करते हैं कि वो अपनी स्किल से सारे विजन शेयर कर देते हैं। ओके, सुपर ओरिएंटेड विजन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल का क्या मतलब है? स्टाइल सुनते ही आपको याद आ गया वो इंस्टाग्राम के पोस्ट। बाहर आओ, हम हैं SCPM में। ओके, तो स्टाइल से क्या मतलब है? वेज द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इटसेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जिस तरह से हम अपने को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं उसको स्टाइल कहते हैं। देन द स्टाफ मतलब इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मतलब ह्यूमन कैपिटल। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल है उसको हम स्टाफ कहते हैं। इजली स्किल मतलब हमारी अपनी स्किल, जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्किल। एंड इट मस्ट ऑल्सो कीप आउटसोर्सिंग एज एन ऑप्शन फॉर नॉन कोर स्किल। अब जब किसी के पास स्किल नहीं है तो क्या करेगा? आउटसोर्स ही करेगा, और क्या कर सकता है? ओके, देन शेयर्ड विजन। इट्स द गाइडिंग द बिलीफ ऑफ द पीपल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज टू वाई इट एग्जिस्ट। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बने हैं, हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस इज ऑल कवर्ड अंडर शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड विजन। ओके, सो हमारे सॉफ्ट एस भी कवर हो गए। सॉफ्ट एस, अब मैंने आपको पहले एक स्मार्ट बताई थी, अब दूसरे स्मार्ट पर आते हैं। हम किस पर आ रहे हैं? दूसरे स्मार्ट, क्योंकि हम स्मार्ट है ना तो इंस्टीट्यूट हमको दो बार स्मार्ट पढ़ा रहा है। पहले स्मार्ट का क्या मतलब था? पहले स्मार्ट का मतलब था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टेक्निक। दूसरे स्मार्ट का क्या मतलब है? दूसरा स्मार्ट दिया है मैकडॉनल्ड ने। यस, मैकडी। ओ, इन्होंने स्मार्ट को क्या बोला है? इन्होंने कहा है स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक। इट्स वेरी स्पेसिफिक। स्मार्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक। देन मेजरेबल। S for specific, M for measurable, A for achievable, then R for relevant and T for time bound। आपको कोई भी गोल बनाना हो तो आप बहुत स्मार्ट वे में काम करना चाहिए। इसलिए आपको कैसे गोल बनाना चाहिए? गोल बनाना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। दिस इज नोन एज स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट गोल बनाओगे ना तो ही अचीव कर पाओगे इजीली। These goals are clearly communicated to all employees to ensure that everyone is on the same page. Everyone on the same page का मतलब है the shared vision। सबको पता है हमें करना क्या है और सब उसी काम के लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। मतलब कंटिन्यूस क्या बोलते हैं उसको, जो काइजन में होता है, यस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। स्पेसिफिक, मेजर, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। दिस इज द स्मार्ट गोल। देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया। इट बिकम्स अ डिज़ाइन ऑफ अ लीव। यस, सो ये हार्डेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर इन्होंने फिर से डिस्कस किए हैं। स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज।
स्ट्रैटेजी, ये हमने पढ़ लिया। हमें सिर्फ यहाँ क्या पढ़ना था, स्मार्ट। स्मार्ट को आप याद कर लो। ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इसका फुल फॉर्म ज़रूरी नहीं है, ये आपके गोल बनाने में भी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल गोल, आपका स्टडी प्लान एंड ऑल दैट, इन सब के लिए भी आपको स्मार्ट टेक्निक ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्मार्टनेस आई डोंट फाइंड एनी वन हु कैन क्लियर दिस वेरी टफ एग्जामिनेशन ऑफ CA फाइनल। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट का मतलब आपकी स्पेसिफिक गोल होने चाहिए, मेजरेबल गोल होने चाहिए, अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन का टारगेट बनाया 30 घंटे का, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अचीवेबल। 30 घंटे एक दिन में होते ही 24 घंटे हैं, तो आपका तो इम्पॉसिबल गोल है। तो ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे का ही बना लिया, तब तो आपका हो गया, कल्याण हो गया आपकी पढ़ाई अड़ाई सब। देन ये हमारे सॉफ्टेस्ट एंड हार्डेस्ट हो चुके थे। यस, अब इफ़ेक्टिव यूज़ शेयर्ड विथ स्टार्ट विथ योर शेयर्ड वैल्यूज। जो आपकी शेयर्ड वैल्यूज है उससे स्टार्ट करो। देन लुक एट द हार्ड एलिमेंट। पहले हार्ड एलिमेंट ढूंढो, क्योंकि उसको ढूंढना कंपैरेटिवली इजी होता है। देन सॉफ्ट एलिमेंट पर वर्क करो, आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर अ गुड लीडर यू विल बी एबल टू डिटेक्ट सॉफ्ट एलिमेंट in a very easy manner. Okay, then review the changes। भाई मॉनिटरिंग तो ज़रूरी है। अनदर थिंग इज़ दैट मैककिंसे का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये बोल रहे हैं क्या ये प्रॉपरली अलाइन है। पेज नंबर 8.24, एनीवन हु इज़ नॉट विथ मी, पेज नंबर 8.24, पेज नंबर 8.24, McKinsey 7S मॉडल इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। व्हाट इट सेज दैट प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ एक साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए। मालूम है ना, पार्ट्स, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, एक ही पॉट में हम सारी बिजनेस एक्टिविटी को रख देंगे। देन यहाँ पर फिर से वैसा ही क्वेश्चन, McKinsey 7S, देन बिजनेस इंटीग्रेशन, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्या ये आपस में लिंक है? अरे हाँ भाई, बिल्कुल लिंक है। McKinsey 7S बिजनेस इंटीग्रेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से लिंक है, बिकॉज दिस इज प्रॉपरली अलाइन एंड इंटीग्रेटेड अलाइनमेंट, गैप एनालिसिस एंड चेंज मैनेजमेंट करता है बिजनेस इंटीग्रेशन। देन बेटर इंटीग्रेशन के लिए आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। विदाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हाउ वुड यू बी एबल टू do the integration activities? Then the effect of organization structure, culture and strategy, it's not that much relevant, पूरा theory portion है। okay, then the influence of structure, structure का influence क्या होता है? functional structure and centralized control। functional structure यहाँ पर दिया 2 type of organizational structure, functional and divisional, ठीक है, and centralized and decentralized, functional and divisional, centralized और decentralized। इस पर क्या बोले हैं? इस पर बोले हैं that the functional structure and centralized control and decentral function and decentral control structure, इसमें होता है कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? इसका इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इसका प्रभाव, जो आपका स्ट्रक्चर है उसका प्रभाव क्या होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उस आपके बिजनेस स्ट्रक्चर का क्या प्रभाव पड़ता है? It is collected at functional level, analyzed at the upper level। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो भी सेंट्रल लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम अपर लेवल पर ही एनालाइज करते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी में एक CEO बैठा, मैंने आपको बताया था एक CEO बैठा, वो CEO सारे फंक्शंस को सेंट्रली मैनेज कर रहा है। ओके, देन डिसेंट्रलाइज कंट्रोल में क्या होता है? इट इज़ एनालाइज एंड लोअर डाउन इन द हियरार्की। तो एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में इन्होंने मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए एंड वो मैनेजर्स क्या कर रहे हैं? वो मैनेजर्स अपने फंक्शंस, अपने अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। दिस इज़ डिसेंट्रलाइज कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है? लोअर डाउन इन द हियरार्की में जो वेट में कलर चेंज करती हूँ, ये जो इस कैटेगरी के मैनेजर हैं ये सारा काम कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। यहाँ पर बोला है न्यू फॉर्म, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, वॉर इन फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, इट्स वेरी नॉर्मल।
न्यू फॉर्म्स आर टास्क ओरिएंटेड एंड मल्टी डिसिप्लिन। वो तो है ही, हम ही लोग मल्टी डिसिप्लिन हैं। वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखो किस फील्ड में हम कम हैं, किसी फील्ड में कम नहीं है, ठीक है। और अगर कहने पर आए तो लोग कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हर कोई अपनी कैपेबिलिटी पर एक कोर एरिया फाइंड करे और उस पर काम करे, तो दैट पर्सन विल बी एबल टू फ्लरिश एंड द फ्लरिशिंग विल बी वेरी फास्ट स्पीड, बिकॉज हमारे पास एक डिग्री है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं सोसाइटी में। ओके, देन द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। अरे जो नहीं है सीए कल को बन जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, कल्चर का इन्फ्लुएंस क्या होता है। मैं खुद लोगों से मिलती हूँ तो लोगों से मिलती हूँ तब पता चलता है वाकई में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट मेरी अपनी नहीं है, वो रिस्पेक्ट मेरी डिग्री की वजह से मेरी है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिग्री। डिग्रेड मत किया करो। अगर कोई जैसे मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ पर कंप्लेन करते रहेंगे ये नहीं है वो नहीं है, तो कोई करने वाला तो है नहीं, करना तो सब कुछ खुद ही है। तो बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड गो विद अ चेंज रेदर देन कंप्लेनिंग अरे ये नहीं है वो नहीं है। सो बस ऐसे ही मन में आया, मैंने कह दिया। देन द नेक्स्ट थिंग, हम कहाँ अपनी पढ़ाई से भटक गए, अच्छा भला पढ़ रहे थे। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, इनकरेज फॉर्मल बिहेवियर एंड यूज ट्राइड एंड टेस्टेड मैथड। प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल कल्चर, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कल्चर। तो इसके बीच में क्या लिंकेज है, इसके बीच में लिंकेज है दैट प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल कल्चर में एक बहुत ही फॉर्मल बिहेवियर फॉलो होता है। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कल्चर में क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग अप्रोच लगती है। फॉर्मल बिहेवियर का मतलब कि हम एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पे चलते चले जा रहे हैं, एक हिरार्की फॉलो करेंगे और उसी हिरार्की को फॉलो करके चलेंगे। वेयर एज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कल्चर में क्या होता है, इसमें होता क्या है, जितने भी लोग बैठे हैं, मतलब अगर मीटिंग में हैं तो जितने भी इस राउंड टेबल पर लोग बैठे हैं सबकी राय ली जाएगी, सबका ओपिनियन लिया जाएगा, सबसे बोला जाएगा कि अपना पार्टिसिपेशन करिए। एंड उसमें जिसका आइडिया हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा, चाहे भले ही वो एक लोअर लेवल स्टाफ हो, हम उसको अपने कल्चर में इंक्लूड करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाएंगे। दिस इज़ द इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कल्चर। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रैटेजी, ये सेटिस्फाई करती है, जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कस्टमर उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। देन कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जो समझने में थोड़ा टफ हो। समझने में टफ होने का क्या मतलब है, समझने में कॉम्प्लेक्सिटी आने का क्या मतलब है, डाइल्यूटेड कंट्रोल। हमें पता ही नहीं कंट्रोल किसके पास है, मुझे लगता है सेंट्रलाइज, अरे नहीं सेंट्रलाइज तो है ही नहीं, वो तो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में मैनेज कर रहे हैं। मुझे पता चला कि डिसेंट्रलाइज, अरे नहीं वो तो सेंट्रलाइज फॉर्म, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में कंट्रोल है किसके पास। कभी लगता है सेंट्रलाइज है, कभी लगता है डिसेंट्रलाइज। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या है मुझे कंट्रोल ही नहीं पता चला है। देन शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो तो सबके पास है, सबके पास शेयर है, ठीक है, क्योंकि हम एट द एंड एक ही ऑब्जेक्टिव पर तो काम कर रहे हैं। देन पूल्ड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंटरवाइंड है। फंक्शन का मतलब अगर देखा जाए तो परचेज फंक्शन के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्शन भी यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज मार्केटिंग वाला भी यूज़ कर रहा है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भी। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपस में इंटरवाइंड एंड देन कनेक्टेड वर्चुअली। ये पूरा स्ट्रक्चर एक नेटवर्क में कनेक्ट है। देन कोलेबोरेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर, ये हर कल्चर एंड इंटरेस्ट के साथ कोलेबोरेट करता है। देन डाइवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर की फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्ट्रैटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, मल्टीनेशनल, कॉम्प्लेक्स बिजनेस चेन एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। चलो इसको पढ़ते हैं आगे चल के। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव इज़ नेवर इज। हम ऑब्जेक्टिव बनाना ऐसे स्ट्रक्चर में बहुत टफ होता है,
बट अगर गोल कॉन्ग्रुएंस हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए टास्क काफ़ी ईजी होता है। अब गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है everyone at the same objective, मतलब इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हमें काम करना है। उस ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम करने को हम कहते हैं कि हम गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, टू टेक डिसीजन इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओवरऑल जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होगी। हम ये नहीं देखेंगे हमारे डिपार्टमेंट के लिए क्या अच्छा है, हम ये देखेंगे क्या ये ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। अगर है तो हमारे लिए गोल कॉन्ग्रुएंस कहते हैं उसे, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लो क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पर मे बी क्वेश्चन क्या एक बना दे, बोले कि गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। और चूंकि ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, एक टेक्निकल टर्म होने के चलते इस पर एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है इजीली। नॉट दैट मच सरप्राइजिंग कि गोल कॉन्ग्रुएंस पर एमसीक्यू फॉर्म होकर आ गया है। ओके, देन द अप्रोच एंड एटीट्यूड ऑफ parties towards factors that are critical for performance, quality control, risk, सब पर हम विचार विमर्श करेंगे। मतलब इट इज उस पर जो भी डिस्कशन होगा। देन द अप्रोच एंड एटीट्यूड ऑफ द पार्टीज, देन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नीड टू बी डिसाइड। जो हमारा देखो ये प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पर बात करें, अगर हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम इजीली नहीं बना पा रहे तो हम ऑब्जेक्टिव गोल कॉन्ग्रुएंस को फॉलो करके बनाए, मतलब इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फॉलो करके बनाए, हमारे ऑब्जेक्टिव ईजी हो जाएंगे। अगर अप्रोच एंड एटीट्यूड दैट आर क्रिटिकल फॉर परफॉर्मेंस मे बी डिफरेंट, तो एक कॉमन अगर डिफरेंट हो रहा है देन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर्म कर लो, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? अकाउंटेबिलिटी की। तो उसके लिए आप अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर्म कर दो। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिखा नहीं बट इसका सोल्यूशन यही है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दो। टू डिटर्मिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू गेट अ पर्सन अकाउंटेबल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ओके, देन द लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर आपके पास ट्रस्ट नहीं है तो म्यूचुअली डिसाइडेड एक गोल बनाओ, एक मैनेजमेंट इस तरह के मैनेजमेंट स्टाइल में वर्क करो कि एक क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट फॉर्म हो जाए। देन कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, लड़े जा रहे हैं आपस में एम्प्लॉयज़, तो एक लिबरल विज़न फॉर्म करो, शेयर्ड विज़न, सबको एक विज़न के साथ बांधो, एक विज़न शेयर करो सो दैट उनका कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। अगर एम्प्लॉयज़ आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे बिजनेस की परसीव्ड वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए उनको एक साथ लाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, इसका क्या मतलब होता है? ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है जिसमें हर एक पार्टीज़ की इंडिपेंडेंस अलग अलग, हर एक पार्टी की जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है वो अलग अलग रहती है, बट उनके साथ में आकर काम करने को हम स्ट्रैटेजिक अलायंस कहते हैं। देन जॉइंट वेंचर, ये क्या करता है? ये एक प्रॉफिट के लिए काम करता है, सिर्फ ये प्रॉफिट के लिए एक साथ आते हैं एंड रिस्क शेयर करते हैं एंड ये एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होते हैं, ठीक है, ये एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होते हैं एंड सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। आपने पढ़ा है, मालूम है आपको। मल्टीनेशनल का क्या मतलब होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हूँ। ओके, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट कैसे करते हैं? सब्सिडियरीज के थ्रू एंड सब्सिडियरीज ये अपनी सब्सिडियरीज अलग अलग कंट्री में फॉर्म करती हैं एंड उससे अपना बिजनेस ऑपरेशन करती हैं। देन द कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन का मतलब होता है क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग इट टू कस्टमर थ्रू द नेटवर्क ऑफ एंटरप्राइज विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दिस सप्लाई चेन दिस नेटवर्क में बी फॉर्म इन अदर कंट्रीज टू। तो जो अदर कंट्रीज़ में जाएंगे तो उस अदर कंट्रीज़ को भी हम अपनी ही सप्लाई चेन का पार्ट मानेंगे। जैसे हमने एक प्रैक्टिस सेशन में, आपको याद है, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक अदर कंट्री में हम अपनी अपनी फ्रेंचाइजी फॉर्म किए थे, फिर उसके बाद उससे अब हम अपनी सप्लाई चेन में इंक्लूड कर रहे थे। ये आपको क्वेश्चन याद होगा आई थिंक, यस। देन इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल का मतलब है नो फिजिकल प्रेजेंस, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट।
बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिन करनी पड़ेगी। कैसे डिटर्मिन करनी पड़ेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिन कैसे करनी पड़ेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से। तो 2 कैटेगरीज ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बताइए, हार्ड अकाउंटेबिलिटी एंड सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी। हार्ड अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड कवर्ड एस्पेक्ट सच एज कन्वर्टिंग एक्टिविटीज एंड आउटकम इनटू नंबर एंड फर्दर रिपोर्टिंग those to other business organization. Then soft accountability. Soft accountability का क्या मतलब होता है? It involves consideration of the human input to the system and its role. वही hard है, soft है, same, उसी के बेसिस पर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है। बिहेवियरल कंट्रोल, जो भी आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ की, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पर्सनल एंड कल्चरल कंट्रोल, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ चले गए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उनका बिहेवियर भी कंट्रोल करना पड़ेगा टू इंक्रीज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। द रिपोर्टिंग का मतलब होता है आउटकम ऑफ एफर्ट्स मस्ट बी रिपोर्टेड। हमारे एफर्ट्स इतने लग रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इट मस्ट बी रिपोर्टेड फेयरली। देन ये फिर 2 टर्म आ गए वही छोटे वाले, की सक्सेस फैक्टर एंड क्रिटिकल सक्सेस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ओके, ये हमने पहले भी पढ़े। तो ये क्या करते हैं? ये एक परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन की तरह काम करते हैं। वर्क एक्ट एज एन स्टिमुलेशन, क्योंकि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अगर हमें पता नहीं होंगे तो हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के साथ अलाइन करेंगे। यू नो ना कि हम कैसे इसको अलाइन करते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में, या नो इट वाज इन आई थिंक चैप्टर नंबर 1, यस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। मैनेजमेंट स्टाइल, कल्चर एंड मॉडिफाई बिहेवियर देयरफॉर इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट का स्टाइल ही कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। देन प्रेडिक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर। अब बताओ कॉर्पोरेट फेलियर होता क्यों है? कॉर्पोरेट सुना है ना कि पर्टिकुलर कंपनी फेल हो गई। आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी ओवर हेयर, बट आपने तो सुना ही है ना। तो उसके पीछे के रीज़न क्या है? वाई डू कंपनी फेल? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट reason is to fail to innovate and to adapt the changes. The example is no, किया तो no किया। ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इट फेल्स टू इनोवेट एंड अडाप्ट टू चेंजेस। इन्होंने चेंजेस अडॉप्ट नहीं किया, इसीलिए ये फेल हो गई। Other thing is that it is too much any company which has too much hostile business environment which is beyond control. अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है विच इज़ बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, तो वो कंपनी फेल हो जाएगी। देन टू मच चेंजेस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। इतने चेंजेस आते हैं कंपनी के अंदर कि एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं चलता है कि कब चेंजेस आ गए। जैसे हमारा इनकम टैक्स लॉ है, चेंजेस आते रहते हैं, और तो कुछ तो इतने टिपिकल चेंजेस होते हैं कि आज तक मतलब लोग उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेक्शन 45 ए एंड सेक्शन 45(4) एंड सेक्शन 9A, ये ऐसे सेक्शन है जिससे आज तक लोग निपट रहे हैं, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ये दोनों बहुत अच्छे प्रोविज़न हैं। जहाँ पर दिमाग लगे ना वो चीज़ अच्छी होती है, जहाँ पर दिमाग नहीं लगे कोई क्लिक हो जाए तो उसमें सीए की नीड ही क्या, वो तो नॉर्मल कोई भी ऐसा बंदा करेगा जिसको बस थोड़ा बहुत भी ज्ञान है। तो ऐसे प्रोविज़न आने चाहिए तो हमारी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी एक प्रोफेशन में। यस, टू मैनी चेंजेस एंड रिस्ट्रक्चरिंग। बट अगर एम्प्लॉयज़ तो कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, वो तो नॉर्मल से स्टाफ है। अगर हम उसमें टू मैनी चेंजेस, हम हमेशा चेंजेस लाते रहेंगे तो फिर उसके वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे चेंजेस, एंड वो
फेल हो जाएगी कंपनी। देन फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन, हमारे बहुत से रेशियोज होते हैं जो हमारे फाइनेंस जो क्वांटिटेटिव रेशियोज होते हैं, ठीक है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अगर हमने उसमें ही मैनिपुलेशन कर दिया तो हमारी क्या होगी, कंपनी फेल हो जाएगी, क्योंकि इट अमाउंट्स टू विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अगर फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन वैसे ही है, जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में ऊपर खूब अच्छे से पेंट वेंट कर दिया, लोगों को लग रहा है बिल्डिंग बहुत अच्छी, बट जो इसका मेन है, कोर है, जो इसकी नींव है, वो अंदर से बिल्कुल खोखली है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन। बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ठीक है। एंड जब मतलब खुद ही सोच लो, अगर नींव ही नहीं है, कोई इसका बेस प्रॉपर नहीं है, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, तो कंपनी तो फेल हो ही जाएगी। दिस इज द वन रीज़न फॉर फेलर ऑफ कंपनी। देन पावर टसल, पावर टसल क्या होता है, इट मीन्स अ इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। पावर टसल, पावर मतलब अथॉरिटी, टसल मतलब स्ट्रगल, अथॉरिटी के लिए जो स्ट्रगल होता है, मतलब प्रमोटर ग्रुप ही आपस में कह रहे हैं ये हमारी अथॉरिटी है, वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें इतना नहीं काम करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो मतलब एक स्ट्रगल अथॉरिटी के लिए हुआ पड़ा है, मतलब इंटरनल मैनेजर पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगी, दिस इज़ एन इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एंड अगर ये पावर टसल क्रिएट होता है तो कंपनी को तो फेल होना ही है, कंपनी कैसे चल पाएगी, खुद ये सोचिए। देन फेलर ऑफ स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन कंपनी के बिल्कुल बेकार हैं, कंपनी कोई डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं है, और हर एक स्ट्रैटेजी कंपनी की फेल होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आ गई, फ्लड, ओके, एंड कंपनी की स्ट्रैटेजी, एंड वहाँ पर जिस एरिया में बाढ़ आई हुई है उसी जगह पर कंपनी है, एंड कंपनी की स्ट्रैटेजी है, वो बाढ़ ना करीब 6 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए सस्टेन करती है, एंड उसमें लोग उस जगह के पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। नहीं मतलब ऐसा होगा नहीं, बट मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो किसी के साथ तो ये अच्छा है, बट फॉर एग्जाम्पल दिस हैपन्स। और इस कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी यहाँ पर बैठी है, इस कंपनी ने क्या किया, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, इसने जो ये बाढ़ का इफ़ेक्टेड एरिया था, इस इफ़ेक्टेड एरिया में जहाँ पे इस समय बिल्कुल कोई लोग नहीं हैं, या अगर लोग हैं तो उनके पास पैसे नहीं हैं, इस जगह पर इन्होंने ये डिसीज़न ले लिया कि हम तो लग्जरियस प्रोडक्ट बेचेंगे। ओ माय गॉड, रोल्स रॉयस हम इसी जगह पर बेचेंगे, ये हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीज़न है। बिकेगा? बिक सकता है? नो वे, कभी नहीं बिकेगा। तो इट इज़ द फेलर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड द फेलर ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। कंपनी फॉरन फेल हो जाएगी। एक रॉयल्स रॉयस में कंपनी गई, लो ख़त्म। नीड फॉर प्रोडक्टिंग कॉर्पोरेट फेलर, डोंट लाफ, ओके, इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बट इट इज़। नीड फॉर प्रोडक्टिंग कॉर्पोरेट फेलर, कॉर्पोरेट फेलर को हमें प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा, ओके। अगर हमने प्रेडिक्ट नहीं किया और अचानक से कॉर्पोरेट फेलर आ गया हमारे सामने, तो हम उसको हैंडल कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमको प्रेडिक्ट करना चाहिए। मतलब इट्स ए प्रोएक्टिव, इट शुड बी प्रोएक्टिव अप्रोच। अगर हम कॉर्पोरेट फेलर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो हमारे गोइंग कंसर्न पर क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है, हम गोइंग कंसर्न को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमारी एजम्पशन फेल हो जाएगी। देन प्रेडिक्टिव कॉर्पोरेट फेलर, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, इसके लिए कुछ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल क्या कहता है, क्वांटिटेटिव टूल में सबसे पहला टूल आता है ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आपकी फर्म बैंक्रप्सी में तो नहीं जा रही है, तो ये कितना प्रेडिक्ट कर पाता है, ये कहता है हम 2 साल तक का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। विद इन 2 ईयर्स अगर आपकी कंपनी बैंक्रप्सी में जा रही हो तो हम ये जेड स्कोर मॉडल बता देगा दैट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट योर कंपनी विल गो इनटू बैंक्रप्सी। अनदर थिंग इज़ दैट, इसको डिटर्मिन कैसे करेंगे, देखो इसको याद कर लो,
बिकॉज इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 की रेशियोज। ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि ऑल्टमैन जेड स्क्वायर में कितने की रेशियोज डिस्कस किए जाते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 की रेशियोज। कितने रेशियोज? 5 5 5 5 5 5 5 5 5। ओके, फर्स्ट इज 1.2x1, 1.4x2, 3.3x3, 0.6x4, 1x5। ये x क्या है, ये x क्या है बताती हूँ। इसको कर लो पहले कवर, एक रेक्टेंगल में इसको कवर करो एंड इसको 2 लड्डू दो, द डिलीशियस लड्डू, एंड इसको पूरा रट के चले जाना, बिल्कुल एज इट इज़ रट के चले जाना। ये वर्ड मैंने इससे पहले किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया, किसी कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ नहीं किया, बट मैं इसके लिए बोल रही हूँ, इसको रट के चले जाना, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिस तरह के क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं एंड बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से ये एमसीक्यू में आ सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको बस 5 चीज़ें ही तो याद करनी है, 5 की रेशियोज़ ही तो पता करने हैं कि 5 की रेशियोज़ होते क्या हैं। तो फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट। फर्स्ट की रेशियो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट। x1 का मतलब है वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट। देन रिटेन अर्निंग्स बाय टोटल एसेट। पहले वर्किंग कैपिटल पर बात करते हैं, फिर हम रिटेन अर्निंग पर बात करते हैं। देन EBIT बाय टोटल एसेट 3.3, EBIT पर बात करेंगे। देन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी। अभी तक हम किस पे चल रहे थे? अभी तक हमारा डिनोमिनेटर था टोटल असेट, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी। देन हमारे डिनोमिनेटर फिर से क्या हो गया? टोटल एसेट। क्या हो गया? टोटल एसेट। सेल्स बाय टोटल एसेट, ठीक है, सेल्स बाय टोटल एसेट। पहले क्या हुआ? असेट 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 लाइबिलिटी असेट, ठीक है, असेट 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 लाइबिलिटी असेट, ठीक है, आला आला असेट 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 लाइबिलिटी असेट। ओके, सो दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट। नॉमिनेटर क्या होगा? नॉमिनेटर होगा सबसे पहले वर्किंग कैपिटल बाय असेट, देन रिटेन अर्निंग्स बाय असेट, देन EBIT बाय असेट, ठीक है, देन मार्केट वैल्यू बाय लाइबिलिटी, देन सेल्स बाय असेट। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। इसको पहले इसको रेक्टेंगल में कर लिया था, कर लिया था, 2 लड्डू दे दिए थे, यस दे दिए थे, लड्डू बहुत अच्छे थे ना, डिलीशियस लड्डू। तो हमने इसको याद कर लिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? असेट 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 लाइबिलिटी असेट। नॉमिनेटर में क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल रिटेन अर्निंग EBIT। वर्किंग कैपिटल रिटेन अर्निंग EBIT, वर्किंग कैपिटल रिटेन अर्निंग्स, वर्किंग कैपिटल आएगा, देन रिटेन अर्निंग्स आएगा, देन EBIT। EBIT के बाद क्या आएगा? EBIT के बाद आएगा मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू के बाद आएगा सेल्स। मार्केट वैल्यू के बाद क्या आएगा? सेल्स आएगा, सेल्स। ओके, मार्केट वैल्यू के बाद क्या आएगा? सेल्स आएगा। तो ये हो गया पूरा ऑल्टमैन का जेड स्कोर मॉडल, जो हमने अभी अभी याद कर लिया है। उसके बाद इन्होंने प्री डिफाइंड कोफिशिएंट दिए, जो ये प्री डिफाइंड कोफिशिएंट हैं 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1, ठीक है। तो इसको याद कर लो। 1.2 में +2 किया, 1.2 में +2 किया, कितना आया? 1.4। देखो इसको छोड़ो, आप इसको ऐसे ही याद कर लो। 1.2, 1.3, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1, 1.2, 1.2, आइस क्लोज करो, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1, 1.2, 1.4, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1, 1.2, 1.4, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1.1, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1, 1.2, 1.6, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1. So this is the whole Altman Z-score model. बस इतना ही याद करना है इसमें। अब इसमें बोला क्या है? अगर लेस देन 1.1 आता है तो आपकी कंपनी डिस्ट्रेस जोन में है। ओके,
डिस्ट्रेस क्राइटेरिया के अंदर है, आपको जल्दी से कोई एक्शन लेना पड़ेगा, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। देन 1.1 टू 2.99 इट इज़ ग्रे सेक्टर। आपकी कंपनी अभी डिस्ट्रेस सिनेरियो में तो नहीं है, बट आपकी कंपनी ग्रे जोन में है। इसका मतलब है आपको इन्वेस्टिगेशन की नीड है, आप इन्वेस्टिगेशन करो, उस पर फर्दर एक्शन लो एंड करेक्टिव एक्शन लेकर अपनी जो बैंक्रप्सी की प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको कैटर करो एंड गोइंग कंसर्न को बचा लो। 2.99 है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले ही सही हो, यू आर सेफ। ओके, देन ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम इसको कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस सेशन में। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस सेशन में अपने तो बहुत अच्छे से करते हैं ना। बेवर्स यूनिवेरिएट मॉडल, ये और भी मॉडल दिए हैं बट इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो हम इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पर पॉइंट ये लिख लो कि ये लिस्टेड, ये किस पर लगता है? लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ पर। किस पर लगता है? लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ पर। किस पे लगता है? लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ पर। 1.2, 1.4, 3.3, 0.61 किस पर लगता है? लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ पर। अनदर पॉइंट इज़ दैट कि अगर ये नॉन लिस्टेड हो तो हम क्या करेंगे? वो तो लिस्टेड पर लग गया, क्या नॉन लिस्टेड बैंकरप्ट नहीं होती हैं? क्या नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म बैंकरप्ट नहीं होती हैं? होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो ऑल्टमैन ने बोला कि ठीक है, हम आपको एक रिवाइज स्कोर दे रहे हैं, और इन्होंने ये स्कोर दिया। इसमें भी वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट, रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट, EBIT, बुक वैल्यू, यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट माइंड करो, यहाँ पर मार्केट वैल्यू बाय टोटल लायबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी। क्यों दिया है? क्योंकि ये नॉन लिस्टेड है। वहाँ पर मार्केट वैल्यू क्यों कंसिडर किया था? क्योंकि वो लिस्टेड थी। ओके, देन सेल्स बाय टोटल एसेट, ये फॉर्मूला वही है बट इसके जो ये प्री डिफाइंड कोफिशिएंट है ये चेंज हो गए, इसको आप याद कर लेना। ओके, 1.3 के नीचे ये डिस्ट्रेस है, 1.2 से 1.23 से 2.99 तक के ग्रे मोड में है, आफ्टर आर्ट सेफ है। ओके, नॉन मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए इन्होंने 6.5, 3.26, 6.72, 1.05 नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए इन्होंने अपने कोफिशिएंट चेंज कर दिए हैं। इमर्जिंग एंटिटीज़ के लिए इन्होंने अपने कोफिशिएंट फिर से चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना, याद हो जाए तो कर लेना, बल्कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही याद करा दिए हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट, रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट, EBIT बाय टोटल, बुक वैल्यू बाय टोटल लायबिलिटी। इसमें जो लास्ट वाला था सेल्स बाय टोटल एसेट वाला फॉर्म, यहाँ से X5 जो था वो यहाँ से कट हो गया है, बस इतना याद रखना, इट विल बी इनफ। देन यहाँ पे वही 3 सिनेरियो, डिस्ट्रेस, ग्रे सेव, 1.1, 2.6 एंड 2.6 से ज़्यादा। ओके, यहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर किसका है? PAS, परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर किसका है? टेफलर, एक टेफलर आया, उन्होंने बोला कि हम परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर देंगे, तो इन्होंने ये अपने स्कोर दिए, याद कर लेना इसको भी, ये भी लगभग सेम है। लगभग सेम क्या है? काफ़ी डिफरेंट है, बट इन्होंने अपनी इक्वेशन चेंज की है, तो इसको भी याद कर लेना। हो सकता है इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आया, बट इस पर MCQ डायरेक्ट आ जाए कि इनकी इक्वेशन बताओ क्या है, और वहाँ पर 2, 4, 3.2, 4.2 ऐसे करके ये चीज़ कोफिशिएंट चेंज करके दे दे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो टेफलर का परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर चेक। देन H स्कोर मॉडल, H स्कोर मॉडल क्या कहता है? H स्कोर मॉडल इज यस, H स्कोर मॉडल भी एक स्कोर देता है, कहता है कि थ्रेशोल्ड इज केप्ट एट ए स्कोर ऑफ 25, देन इट इज ए वार्निंग एरिया। H score model is giving a score for 25, which means it's cover in the warning area. Then shortcoming of using quantitative model to predict corporate failure, ये corporate failure को predict करने का काम करता है।
क्वांटिटेटिव मॉडल। हमने क्या पढ़ा, ऑल्टमैन पढ़ा, उसके बाद 2-4 और थे, देन उसके बाद रिवाइज्ड ऑल्टमैन का मॉडल थे, देन PAS पढ़ा एंड देन एच स्कोर मॉडल। ठीक है, एच स्कोर मॉडल में बस इतना याद रखो कि ये वार्निंग एरिया देता है। अगर कोई MCQ फॉर्म होकर आए कि वार्निंग एरिया कौन देता है, कौन सा मॉडल वार्निंग एरिया देता है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, एच स्कोर मॉडल, ऑल्टमैन एंड वन वॉज दैट PAS, ओके, टैफलर वाला, एंड देन T मॉडल जो हमने ऊपर एक पढ़ा था। तो आपको क्या है, आपको एच स्कोर मॉडल चूज करना है, इट गिव्स वार्निंग एरिया। देन क्वालिटेटिव मॉडल, क्वालिटेटिव मॉडल क्या होता है, इट गिव्स सिम्टम्स ऑफ फेलियर। क्वालिटेटिव मॉडल गिव्स सिम्टम्स ऑफ फेलियर, इट डिटेक्ट if defect turns into mistake and it is not rectified, it is a symptom of failure, it is seen by क्वालिटेटिव मॉडल। अब अर्जेंटीना ने एक स्कोर दिया है, अर्जेंटीना, मैडम ये अर्जेंटीना क्या है, अर्जेंटीना का मतलब अर्जेंटिया स्कोर, ओके। मैच का फीवर चल रहा है तो अर्जेंटीना ही याद आएगा ना, अर्जेंटिया। अब हमको इंस्टीट्यूट पढ़वा रहा है अर्जेंटिया याद करो, ठीक है, कर लेंगे, बट इट्स नॉट दैट मच रेलेवेंट, ओके। बस इसमें ये याद रखो कि अगर 25 से ज़्यादा स्कोर आते हैं देन द कंपनी इज़ लाइकली टू फेल। 25 से ज़्यादा स्कोर आते हैं देन द कंपनी इज़ लाइकली टू फेल। इसके 3 डायमेंशन हैं, डिफेक्ट, मिस्टेक एंड सिम्टम ऑफ फेलियर, ओके। एंड इस पर ये दिया हुआ, इफ़ यू वांट यू मे रीड इट। देन कैलकुलेशन ऑफ ए स्कोर, इसको सबको हटाकर अपना आगे बढ़ते हैं अपन। प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर, अब यहाँ भी हर चीज़ की शॉर्टकमिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी डिपेंड, बहुत ही जजमेंटल मॉडल है क्वालिटेटिव मॉडल। क्वांटिटेटिव मॉडल में तो था हमें कुछ क्वांटिटी मतलब कुछ नंबर में डिटेल्स में कुछ मिल जाता था, बट इट इज़ वेरी जजमेंटल। क्वालिटेटिव मॉडल में यही होता था कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डाउट होता था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर कैटर हो गई, बट स्टिल क्वालिटेटिव मॉडल नॉन फाइनेंशियल मॉडल पर चलता है। रिजल्ट्स ओनली एज गुड एज इनपुट, जितना आपका इनपुट अच्छा होगा उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा आपने नॉन फाइनेंशियल कलेक्ट किया है वो प्रॉपर नहीं है तो ये आपके रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं देगा। इट हैज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव मॉडल में क्या होता था कि रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम पता नहीं चलता था, बट क्वालिटेटिव मॉडल में रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम पता चल जाता है। एंड वी कैन लिस्ट आउट डिफेक्ट एंड मिस्टेक एंड इट डजंट सजेस्ट अ सॉल्यूशन। इट डज ये रूट कॉज बताता है बट ये सोल्यूशन नहीं बताता, इसे बताता है रूट कॉज क्या है एंड आपके स्कोर क्या है, ओके। ये 3 उस पर चलता है, 3 क्या बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डिफेक्ट, मिस्टेक एंड सिम्टम्स। और अगर 25 से ज़्यादा स्कोर होता है तो आपका स्कोर रिस्की है। ये देखो 25 पर तो रिस्की नहीं है, 25 पर तो ये हेल्दी है, बट 25 से ज़्यादा मतलब 29 है तो ये रिस्की है, ओके। अब ये 4 पर रिस्की क्यों है, 4 पर रिस्की है क्योंकि बाकी और एलिमेंट इसके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा कम, ज़्यादा कम मतलब 10 से कम या 25 से ज़्यादा रिस्की होता है, या अगर इसके एलिमेंट्स से रिस्पॉन्ड ना करें तो भी ये रिस्की कैटेगरी में आ जाता है। देन प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर को प्रिवेंट करना। कैसे प्रिवेंट करेंगे हम? साइन ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर सीन, तो इन्वेस्टिगेट करना। जैसे ही आपको पता चले कि यहाँ पर अब सही है, स्किन तो नहीं कट रही होगी, स्किन गैस, अगर आपकी फेलियर्स के साइन मिल रहे हैं आपको, देन यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। एक प्रोएक्टिव अप्रोच लो, इन्वेस्टिगेट करो एंड जो भी रूट कॉज हो उसके एनालाइज करो, उसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन लाओ एंड उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़, इससे आपका जो कॉर्पोरेट फेलियर है वो बच जाएगा। मैनेजर ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम and mistake have been moved to move on a solution rather than appropriate apportioning blame। एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पर पहुंच जाओ। तीसरी चीज़ क्या है? एक्शन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन।
जो भी एक्शन आप लोगे वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड होंगे. देन स्ट्रैटेजिक चेंज सच एज गेटिंग आउट ऑफ लॉस मेकिंग बिजनेस or making changes to the way operations are managed. Such changes leads to production management. Okay, action depend on the particular situation. Action must have been depend on the particular situation. It will prevent a failure to have effective management system in place. अगर आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो आपकी फेलियर प्रिवेंट हो जाएगी. तो यहाँ पे 4 पॉइंट क्या थे, हमने कहा अगर आपको साइन दिख रहे हैं कि इफ़ यू आर सीइंग द साइन ऑफ फेलियर देन यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन. दूसरा पॉइंट क्या था कि एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय एक सोल्यूशन पर पहुंच जाओ. मूव ऑन अ सोल्यूशन रेदर देन ब्लेमिंग ईच अदर. देन पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक पर्टिकुलर एक्शंस की ज़रूरत है. ठीक है, स्ट्रैटेजिक चेंज लाओ एंड जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराओ. देन आपको अगर फेलियर को प्रिवेंट करना है तो इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम लगाना होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स कुछ भी वैल्यू के लगते हैं देन प्लीज़ राइट a value additive comment over here so that other people can also got to know that these lectures are actually worth it. Okay, and it also gives me motivation to deliver my best to you whether I'm doing it. Okay, all the best, all the very best. Happy learnings and bye bye.